ओके, सो लास्ट लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किए थे और इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। इस लेक्चर में हमारी डिस्कशन अभी शुरू हो जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन के हवाले से। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, देखना है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और क्या क्या फंक्शंस जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर इन केस आपसे पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये क्या चीज़ है, आपने उनको बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना कि डिफरेंट ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, या आप समझे कि ये एक बॉडी सिस्टम है। ये ऑर्गन सिस्टम किस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैशियस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हमेशा गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो आप लोग याद रखेंगे कि प्लांट्स में कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन ह्यूमन के बॉडी में बाकायदा गैशियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन सिस्टम होता है। चूँकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम बाकायदा ऑर्गन से बनता है, तो हमारा ये जो पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप लोग 10th क्लास में इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में डिस्कस कर चुके थे, द एयर पैसेजवे और लंग्स। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोग अपनी बुक देख ले तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं डिस्कस किया, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के उस पार्ट को बोलते हैं जो आउटसाइड द चेस्ट कैविटी होता है। चेस्ट कैविटी के बाहर जो पाया जाता है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट कैविटी होता है पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वैसे बुक में इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को समझ ना भी आए तो प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना है आप लोगों ने कि बुक के मुताबिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दो पार्ट्स हैं, उसमें से एक को हम बोलते हैं नोज़। नोज़ आप लोग देख ले हमारे चेस्ट कैविटी के बाहर होता है ना, और दूसरा जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। सो आप लोग की बुक के मुताबिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? नोज़ और फेरिंग्स। इस पे आप लोग रट्टा लगा ले, नोज़ और फेरिंग्स आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग। ऑल्दो अगर आप लोग ट्रैकिया का एक हिस्सा देख ले या लैरिंग्स देख ले, लेकिन चूँकि बुक के मुताबिक रट्टा लगाना है तो बस सही है, फिर आप लोगों को यही पता होना चाहिए। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल के इसमें एक पार्ट जो आता है वो है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आता है लंग्स, उसके अंदर ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलाई, सारे का सारा हमने आगे जाके डिस्कस करना है। सो ये क्या है? ये सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट है जो आप लोग अपने पास नोट कर ले, साइड बॉक्स में बना ले, कहीं भी बना ले, इम्पॉर्टेंट है। हम डिस्कशन शुरू करते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन सबसे पहले इसको डायग्राम में देखते हैं। ये आप लोगों को पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, देखिए नोज़ भी चेस्ट कैविटी के बाहर है और फेरिंग्स भी चेस्ट कैविटी के बाहर है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ न कुछ हद तक तो लैरिंग्स वगैरह भी है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। सो लैरिंग्स, ट्रैकिया और बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अभी जो सबसे पहले डिस्कशन शुरू होगी वो नोज़ के बारे में होगी और फिर फेरिंग्स के बारे में होगी। नोज़ के बारे में पॉइंट्स पे आप लोग रट्टे लगाए कि ये क्या है, ठीक है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला पार्ट कौन सा है? नोज़। ओके, पहला पॉइंट आप लोग नोज़ के बारे में लिखेंगे कि इट इज़ आउटर पार्ट या विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वो हिस्सा है जो हमें नज़र आता है, विजिबल है, प्रोमिनेंट है, हम इसको देख सकते हैं, एपेरेंट नेकेड आई की मदद से हमें नज़र आ रहा होता है। हमारा नोज़ किस चीज़ से बना होता है? हमारे नोज़ का स्ट्रक्चर अभी मैं डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें एक बोन है, अपने नोज़ के ऊपर आप लोग हाथ रख के ऊपर की तरफ बोन है, बिल्कुल नोज़ का जो स्टार्ट वाला पॉइंट है उसको आप लोग देख ले किस चीज़ से बना है, कार्टिलेज से बना है। इस बोन और कार्टिलेज के ऊपर
फैट्स मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं, और उन लिपिड्स वगैरह को कवर किया होता है किसने, स्किन ने। तो आप समझे कि हमारे नोज़ के अंदर ये 4 चीज़ें क्या होती है, मौजूद होती है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि शेप ऑफ द नोज़ इज़ मेड बाय एथमॉइड बोन एंड कार्टिलेज। आप लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि नोज़ का जो शेप है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, किसका ज़्यादा रोल है। एथमॉइड बोन का रोल है, जो कि बाद में भी आप लोग रट्टे लगाएंगे, और कार्टिलेज का रोल है। ठीक है, इस पर आप लोग रट्टा लगा ले, KPK की बुक में है। 2 openings at outer side of nose are called nostrils. They acts as entry point for air. हमारा जो नोज़ है उसके 2 एंट्री पॉइंट्स है, 2 ओपनिंग्स उसमें मौजूद होते हैं, और उन 2 ओपनिंग्स को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बेनिफिट्स या इसके फ़ायदे खुद से फिर ढूंढ के निकाले कि हमारे नोज़ में 2 ओपनिंग्स क्यों है। लाइक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग भी तो हो सकता था ना, तो इसका क्या फ़ायदा है कि 2 ओपनिंग्स बन गए हैं। इन 2 ओपनिंग्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, और इसका क्या फ़ायदा होता है, एंट्री पॉइंट फॉर एयर एक्ट कर रहे होते हैं। एंट्री पॉइंट फॉर एयर मीन कि इसकी मदद से एयर क्या हो रहा होता है, एंटर हो रहा होता है। ठीक है, आगे डिस्कस किया है nostrils open into 2 hollow spaces in nose called nasal cavities. हमारे जो nostrils होते हैं, आगे जाके हम देखते हैं कि नोज़ के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर 2 कैविटीज़ मौजूद होते हैं, और उन 2 कैविटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नेज़ल कैविटीज़ बोलते हैं, या हम उसको एक्सटर्नल नैरीज़ बोलते हैं। ये मैं अभी आप लोगों के सामने बनाऊंगा कि इसको हम नेज़ल कैविटीज़ या एक्सटर्नल नैरीज़ क्यों बोलते हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि बोथ द नेज़ल कैविटीज़ आर पार्टीशन बाय नेज़ल सेप्टम। 2 नेज़ल कैविटीज़ है ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके बीच में कोई वॉल होगा, और वो वॉल कौन सा होता है। सो यहाँ पर लिखा है कि उस वॉल को हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज़ इज़ कॉल्ड वेस्टिब्यूल। हमारा नोज़ के जो स्टार्ट वाला पॉइंट है, जो कि थोड़ा सा वाइडर होता है, उसके अंदर हेयर भी मौजूद होते हैं, इस वाइडर पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, वेस्टिब्यूल हम इसको नाम देते हैं। मैं भी आप लोगों को पिक्चर में दिखाता हूँ कि इसको हम वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो ये सिंपल से पॉइंट्स है किस चीज़ के बारे में, नोज़ के बारे में। हमने क्या करना है, हमने नोज़ का रोल पढ़ना है। लाइक हमारा नोज़ क्यों बना, ना भी होता तो काम नहीं चल सकता था। हमने इसके रोल को डिस्कस करना है कि ये क्या क्या कर रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो पहला रोल है, नेज़ल कैविटीज़ आर मोर वैस्कुलर विच रेगुलेट इनकमिंग एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे नोज़ के अंदर जब एयर जा रहा होता है तो पहला इसका फंक्शन मैं अगर इनके शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि ये रेगुलेट करता है एयर टेम्परेचर को। लिखा है कि हमारा जो नेज़ल कैविटी है वो मोर वैस्कुलर है, इसका मतलब बहुत सारे इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, और उन ब्लड वेसल्स की मदद से क्या होता है, उससे हीट रिलीज़ होता है, और उस हीट की मदद से क्या होता है, एयर जो हम इनहेल करते हैं उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। दूसरा आप लोग नोट करेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज सिक्रीट म्यूकस विच एड मॉइस्चर टू द एयर एंड ट्रैप डस्ट एंड पैथोजेंस। यू नीड टू रिमेंबर, हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हमने फर्स्ट ईयर में नाम दिया था गॉबलेट सेल्स, एंड द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स यू नीड टू रिमेंबर इज़ टू सिक्रीट म्यूकस। ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, एक तो म्यूकस क्या करता है, मॉइस्चर ऐड कर रहा होता है, जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें इसकी तरफ से मॉइस्चर ऐड होता है। दूसरा आप लोग याद रखेंगे कि वो हमारे जो नेज़ल कैविटी है उसके सरफेस को क्या बना देता है, स्टिकी बना देता है, तो डस्ट और पैथोजेंस नोज़ के अंदर ट्रैप हो रहे होते हैं। गंद नोज़ के अंदर क्यों जमा होता है, क्योंकि म्यूकस उसको ट्रैप कर रहा होता है। आगे आप लोग लिखेंगे वेस्टिब्यूल्स आल्सो कंटेन हेयर विच फिल्टर द एयर। हमारा जो नेज़ल कैविटी है ना, जो नेज़ल कैविटी का इंटीरियर पार्ट है उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल का फंक्शन क्या होता है, एयर को फिल्टर करना होता है। उसके अंदर हेयर मौजूद होते हैं। हेयर आप समझे कि एक जाल लगा है, और ये जाल क्या कर रहा होता है, ये हर वक्त हमारे नोज़ के अंदर जितना भी डस्ट पैथोजेंस वगैरह जो भी इसके अंदर आ रहे होते हैं उसको फ़िल्टर करते हैं, अंदर की तरफ जाने नहीं देते। इसके बाद डिस्कस किया है इंटरनल नेरीज कंटेन्स olfactory receptors which are responsible for smell.
नोज़ का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये नहीं है कि टेम्परेचर रेगुलेट कर दे, मॉइस्चर ऐड कर दे, डस्ट को ट्रैप कर दे, पैथोजेंस को ट्रैप कर दे, एयर कर दे, फिल्टर को। हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं और उन रिसेप्टर्स को हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स सेंस ऑफ स्मेल के लिए ज़रूरी होते हैं। ओल्फैक्शन लफ्ज़ जहाँ भी आएगा तो आप लोग याद रखेंगे कि इसको हमने एसोसिएट करना है किस चीज़ के साथ, सेंस ऑफ स्मेल के साथ। सो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। ये इंटरनल नेरीज में है, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। Nasal cavities also contain cilia which push dust and pathogens toward the pharynx. हमारे नोज़ में आप लोगों ने डिस्कस किया कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया हेयर होते हैं, सिलिया भी मौजूद होते हैं। सिलिया का फंक्शन होता है डस्ट और पैथोजेंस को क्या करना, पुश करना। मैंने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलिया उसको पुश कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इन केस हमें क्या हो, क्या इसको बोलते हैं, अगर इन केस हमें स्नीजिंग हो तो स्नीजिंग में भी पैरासाइट्स वगैरह को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। ठीक है, सो ये क्या है, ये नोज़ के बारे में आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आप लोगों को ये वाला पार्ट नोज़ का जो नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये कार्टिलेज है नोज़ का। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स हम ओपनिंग को बोलते हैं। इसके इस एंटीरियर पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाले जो बोन आप लोग देख रहे हैं ये वैसे नेज़ल बोन है, दिस वन इज़ नेज़ल बोन। और अगर हम फ्रंट साइड से यहाँ पर इसका पिक्चर बनाते हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर एक बोन होता है, उसको हम इथमॉइड बोन बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक आइडिया आप लोगों को दिया है बोन के अंदर। ये वाले जो पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसको हम एक्सटर्नल नेरीज बोलते हैं। हमारा जो नोज़ है ना, इसका ये जो बाहर वाला आप लोगों को नेज़ल कैविटी नज़र आ रही है, इसको एक्सटर्नल नेरीज बोलते हैं। और अंदर की तरफ ये रीजन जो आप लोग देख रहे हैं इसको इंटरनल नेरीज बोलते हैं। इस इंटरनल नेरीज के अंदर यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। और वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो डिस्कशन की है नोज़ के बारे में, फाइन हेयर यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो तो सबको पता है। डस्ट को और एयर को और फिल्टर करते हैं एंड सो ऑन। सो ये क्या है, ये नोज़ के बारे में बातें हैं। यही आप लोग रट्टा कर ले, इसी पे रट्टा लगा ले और इसी को आप लोग पेपर में लिख के, तो मेरे ख्याल में कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अब कुछ फेरिंग्स के बारे में, क्योंकि ये भी तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को अलग लेक्चर में करेंगे, फेरिंग्स हम दूसरे नंबर पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। फेरिंग्स के बारे में पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि इट इज़ पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं अभी आप लोगों को जब इसका लोकेशन दिखाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि इससे तो एयर भी पास हो रहा है और इससे तो फूड भी पास हो रहा है। चूँकि एयर और बोलस दोनों इधर से पास हो रहे हैं तो इस वजह से हम इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा कंसिडर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप लोग डिस्कस करेंगे, इट इज़ कोन शेप स्ट्रक्चर कनेक्टिंग नेज़ल एंड ओरल कैविटी विद ट्रैकिया एंड एसोफेगस। ये असल में उस ऊपर वाले पॉइंट का एक वेरिएशन है कि ये ओरल कैविटी को किसके साथ, एसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है या नेज़ल कैविटी को ये कनेक्ट करता है ट्रैकिया के साथ, मतलब रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स। जब आप लोग 10th क्लास में थे तो आप लोगों ने ये ओरोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स और नेज़ोफेरिंग्स 3 डिफरेंट पॉइंट्स नहीं थे डिस्कस किए, लेकिन यहाँ आप लोग ये अभी डिस्कशन करेंगे। It is made of skeletal muscles. Now the most important idea about this pharynx you need to remember is composed of skeletal muscles. कभी कभार हम गलती कर लेते हैं कि ये स्मूथ मसल से बना होता है, और इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ये स्केलेटल मसल से बना होता है, मैं इसके साथ ऐड करता हूँ कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल साउंड्स। जो हम वॉवल साउंड्स पढ़ते हैं ना, आप लोग मेरे साथ ज़रा पढ़ ले, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो अल्फाज आप लोगों ने अभी पढ़े हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये देखिए ये सारे के सारे अल्फाज क्या है,
ये यहाँ इस फेरिंग्स ने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? उनके स्केलेटल मसल्स को हमने मूवमेंट दिया है और मूवमेंट दे के उससे हमने ये साउंड जो है प्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट नोट कर ले अपने साथ कि फेरिंग्स इज़ आल्सो कनेक्टेड विद मिडल एयर वाया ऑस्टेशन ट्यूब रेगुलेट एयर प्रेशर ऑन एयर ड्रम। याद रखना है आप लोगों ने कि हमारा जो फेरिंग्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि ये मिडल ईयर के साथ भी कनेक्ट होता है, हमारे कान के साथ। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है किस चीज़ की मदद से? ऑस्टेशन ट्यूब की मदद से। ऑस्टेशन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? एयर को रेगुलेट करता है, एयर प्रेशर को रेगुलेट करता है, जो आप लोगों ने डिस्कस किया है। कभी कभार आप लोग हाइट पे जाते हैं या नीचे आते हैं, जहाज़ में जाते हैं या नीचे आते हैं, तो कान के अंदर दर्द सा होना शुरू हो जाता है ट्रैवल करने के दौरान। वो क्यों? एयर प्रेशर हमारे उस पर चेंज हो जाता है। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में ये पूरे का पूरा जो कलर्ड पार्ट है ये फेरिंग्स है हमारा। इस वाले पार्ट को हम नेज़ोफेरिंग्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये नेज़ल कैविटी के करीब है। ये वाला पार्ट आप लोगों को कहाँ नज़र आ रहा है? नेज़ल कैविटी के करीब। इसको अगर आप लोग देख ले तो ये ओरल कैविटी के करीब पाया जाता है, ये ओरल कैविटी के करीब है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर लैरिंग्स के करीब पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। ये बातें आप लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पढ़ी है। तो हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स पढ़ने थे, एक हमने नोज़ पढ़ना था, ये यहाँ है, और एक हमने फेरिंग्स डिस्कस करना था, ये यहाँ है। ये 2 पार्ट्स यहाँ तक हो गए हैं। जो रिमेनिंग सारे के सारे पार्ट्स होंगे जिसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस फ़ायदा हो रहा है लेक्चर से, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।